नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम एक बार पुनः आपका इन लर्नो द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे द्वारा आपको ज्योग्राफी विषय अर्थात भूगोल विषय को पढ़ाया जा रहा है और आगे चल के भूगोल विषय को मैं ही पढ़ाऊंगा। भूगोल विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी एग्ज़ाम में इससे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, फिर वो चाहे स्टेट का कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम हो या पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, हमेशा भूगोल के क्वेश्चनों की प्रायिकता देखा गया है कि ज़्यादा ही रहती है। हर एक एग्ज़ाम में 15 से 20 क्वेश्चन भूगोल से ही पूछे जाते हैं, अर्थात ज्योग्राफी से ही पूछे जाते हैं। तो अगर इस विषय की मैं प्रासंगिकता की बात करूं तो यह विषय हर एक एग्ज़ाम में हर एक नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय साबित होता है। तो आज हम इसी विषय को पढ़ाने जा रहे हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि इस विषय को जितना अच्छी तरीके से मैपिंग का प्रयोग करते हुए पढ़ा सकूं, प्रयास करूंगा मैं उसको पढ़ाने का। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने स्लाइड में लिखा है ज्योग्राफी बाय गौतम सर, भूगोल, ज्योग्राफी को ही भूगोल कहते हैं। अब हम इसके अंदर की चीज़ें देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट। जरा देखते हैं अंदर क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि एक यहाँ पर मैंने पॉइंट डाला है, जिज्ञासा के बिंदु। क्या है बच्चा? जिज्ञासा के बिंदु। तो आप जिज्ञासा, जैसे भूगोल अपने आप में एक जिज्ञासा का सब्जेक्ट है। आप इसमें सोचते हो कि यार ज्योग्राफी है क्या, पृथ्वी कैसे बनी है, इत्यादि सारी चीज़ों के बारे में आपके अंदर हमेशा क्यूरोसिटी रहती है। इसी क्यूरोसिटी को आज हम धीरे धीरे करके यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहला है, भूगोल क्या है? अपने आप में यह प्रश्न है कि भूगोल आखिरकार है क्या। दूसरी बात, हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि भूगोल किस भाषा से बना है। क्या यह भारतीय किसी भाषा से बना शब्द है या किसी विदेशी भाषा से बना शब्द है? इसको समझेंगे, जरा देखेंगे। और भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, इस संबंध में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा है भूगोल, भूगोल को बच्चा जियोग्राफी भी कहते हैं। भूगोल को हम क्या कहते हैं? भूगोल को हम जियोग्राफी भी कहते हैं। ये भूगोल है और भूगोल को हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं। अगर हम जियोग्राफी शब्द की चर्चा करें तो जियोग्राफी जो शब्द है ये मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है जियो और एक शब्द है ग्राफिया। बेसिकली ये ग्रीक वर्ड जियो और ग्राफिया से मिलकर के बना है। ये ग्रीक वर्ड हैं। कौन से वर्ड हैं? ये ग्रीक शब्द हैं, यूनानी भाषा के शब्द हैं। और एक शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफिया, और इन्हीं दोनों से मिलकर के जियोग्राफी बना है। यहाँ पर जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है विवरण। ग्राफिया का मतलब क्या होता है? विवरण। अर्थात हम जियोग्राफी के अंतर्गत देखते क्या हैं? पृथ्वी का विवरण देखते हैं, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को हम जियोग्राफी कहते हैं, या उसी को दूसरी शब्दों में हम भूगोल के तौर पे जानते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ज्योग्राफी के पिता कौन है, अर्थात ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग जो बंदा करेगा वही तो पिता कहलाएगा। तो ज्योग्राफी के अगर मैं पिता की बात करूं तो ज्योग्राफी के पिता इराटोस्थनीज हैं। कौन है बच्चा? इराटोस्थनीज ज्योग्राफी के पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। और फादर ऑफ ज्योग्राफी ने इराटोस्थनीज ने ही सबसे पहले जियोग्राफी जैसे शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है ना? तो आपको ये बात पता चल गई कि भूगोल क्या है। भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है, पृथ्वी का विवरण है। ठीक है ना? भूगोल किस भाषा से बना है? तो भूगोल ग्रीक भाषा के वर्ड जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। ये भी बात चल गई। इसके बाद आपको ये भी पता चल गया कि भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। तो भूगोल के पिता वही होंगे जो भूगोल के बारे में सबसे पहले स्टडी चालू करेंगे, और वो व्यक्ति हैं आपके इराटोस्थनीज। अब हम आपको थोड़ा सा इराटोस्थनीज के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा इराटोस्थनीज को देख लीजिए, इसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो जैसा कि आपके सामने आने वाले हैं ये बच्चा इराटोस्थनीज हैं। ये आपके सामने जो हैं वो इराटोस्थनीज हैं। इन्हें फादर ऑफ द ज्योग्राफी कहा जाता है। अगर मैं इनकी थोड़ी सी चर्चा करूं तो ये 275 बीसी का टाइम जरा गौर करिए। ये कब का टाइम है? 275 बीसी के आसपास हिंदुस्तान में
मॉडर्न डायनेस्टी सर्वाइव कर रही थी, ठीक है ना। तो 275 BC का जो समय है बेसिकली इराटोस्थनीज का समय है, और इसी समय बेसिकली इराटोस्थनीज आपका हुए हैं, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो सायरन एक जगह पड़ती है, सायरन एक जगह पड़ती है। ये जगह कहाँ पड़ती है, लीबिया में पड़ती है। लीबिया कहाँ है बच्चा, तो लीबिया एक अफ्रीका का देश है, और वहीं पर एक जगह पड़ती है सायरन, और यहीं पर जन्म होता है फादर ऑफ ज्योग्राफी अर्थात इराटोस्थनीज का जन्म होता है। अगर मैं इसके बारे में और कुछ बातें कहूँ तो इनका यहाँ जन्म हुआ, फिर ये एथेंस, जिस समय की ये बात हो रही है उस समय एथेंस में एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे थे, ठीक है ना। जितने बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं सब एथेंस वाले क्षेत्र के ही आप देखने को पाएंगे। तो यही कारण है कि इनका जन्म हुआ लीबिया में, और इसके पश्चात फिर ये एथेंस चले गए और वहाँ पर इन्होंने अपनी क्या पूरी की, शिक्षा दीक्षा पूरी की। और जब ये एथेंस में स्टडी कर रहे थे उसी समय याद रखना इराटोस्थनीज के एक मित्र हुए हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन है, तो उनका नाम है बच्चा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और आप जानते हो प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज के द्वारा ही दिया गया था। आर्किमिडीज ने ही बताया था कि कोई चीज़ पानी पे क्यों तैरती है, ये सारी चीज़ें आर्किमिडीज ने बताई थी। तो आर्किमिडीज इनके मित्र हुए हैं जब ये शिक्षा दीक्षा कर रहे थे एथेंस में। और अगर बात करूं तो इन्होंने गणित तथा भूगोल विषय में महारत हासिल की, तथा जियोग्राफी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग इन्होंने ही किया। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया, तो आप जवाब दे सकते हैं कि वो बंदे कौन हैं, वो हैं आपके इराटोस्थनीज। इसके बाद की मैं बात करूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इराटोस्थनीज के बारे में। कहा जाता है कि पृथ्वी की सबसे पहली बार परिधि का मापन किसने किया था, अर्थात उसका सरकमफेरेंस का मेजरमेंट सबसे पहले किसने किया था, तो वो व्यक्ति भी कौन है, आपके इराटोस्थनीज हैं। सबसे पहली बार पृथ्वी की परिधि का आकलन इन्हीं के द्वारा किया जाता है, इसीलिए सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का मापन करने का श्रेय भी किसे जाता है, आपका इराटोस्थनीज को ही जाता है। इसके बाद एक शब्द इन्हें और याद रख लीजिएगा कि इराटोस्थनीज को ही व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है, ठीक है ना। सिस्टमैटिक भूगोल का पिता कहा जाता है किसको, इराटोस्थनीज को। एक भूगोल के पिता के नाम पे और आएंगे हम्बोल्ट, तो उनको भी भूगोल के पिता कहते हैं, लेकिन व्यवस्थित भूगोल के पिता की जब बात की जाती है तो वो कौन है, आपके इराटोस्थनीज हैं। तो उम्मीद है कि इराटोस्थनीज जो कि भूगोल के पिता हैं, किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उसका जो उद्धारक है, जो उसको लेकर के आया है, जिसके कारण उस विषय को जाना जा रहा है, हमें ऐसे व्यक्ति के बारे में भी पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। तो मैंने इराटोस्थनीज के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ, भूगोल के अन्य चीज़ों की बात करेंगे। तो आपको ले चलते हैं थोड़ा सा अंदर, और यहाँ पर देखो मैंने कुछ चीज़ें दी हैं, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, भूगोल से संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं। जैसे आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आधुनिक भूगोल का पिता बच्चा कहा जाता है हम्बोल्ट को। किसे कहा जाता है, हम्बोल्ट को कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो वो फ्रेडरिक रैटजल को कहा जाता है। इसके अलावा विश्व का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था, तो इसको बनाने का श्रेय जाता है एनाक्सीमेंडर को जाता है। इसके अलावा विश्व ग्लोब को सबसे पहले किसने बनाया था, तो मार्टिन बैहम ने बनाया था। ये कुछ एडिशनल पॉइंट हैं जो उससे संबंधित हैं, भूगोल से संबंधित हैं, उसकी जानकारी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने ये होना चाहिए कि आखिरकार भूगोल को हम क्यों पढ़ें। कोई भी विषय आपके सामने आता है तो ये जरूर आपके सामने एक क्वेश्चन होना चाहिए कि इस विषय को हम क्यों पढ़ें। जब आप ऐसा प्रश्न करके किसी भी विषय को पढ़ते हो तो उस विषय में आपके सोचने और समझने की क्षमता डेवलप होने लगती है। फिर उसके अंदर आप घुसने लगते हो, उसके अंदर आप सर्च करने लगते हो चीज़ों की, अच्छा ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि भूगोल क्यों पढ़ें। इसके पीछे के कई सारे प्रश्न हैं। हम देखते हैं कि भूगोल को क्यों पढ़ा जाए। भूगोल को पढ़ने के बच्चा कई सारे कारण हो सकते हैं। देखिएगा, जैसे भूगोल जो होता है, भूगोल मानव के पृथ्वी संबंधी ज्ञान में क्या करता है, वृद्धि करता है। मतलब अगर भूगोल विषय ना होता, कल्पना करिए, तो हमें अपनी पृथ्वी के बारे में जानकारी कैसे पता चलती। हम कैसे पता करते कि ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, हम कैसे पता चलते कि समुद्र में कहाँ कितनी गहराई है, ये सारी जानकारियाँ हम कैसे पता करते।
पर्वत का निर्माण कैसे हुआ ये हम कैसे पता करते, ये ब्रह्मांड कैसे बन गया इस चीज़ की जानकारी हम कैसे पता करते। इन सब चीज़ के पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदार जो विषय है वो कौन है? भूगोल है, ठीक है ना। अर्थात भूगोल से हमें क्या पता चलता है? भूगोल को हम क्यों पढ़ें? भूगोल को हम इसलिए पढ़ें ताकि भूगोल से हम पृथ्वी के अंदर की, पृथ्वी से संबंधित, उससे फीचर से संबंधित चीज़ों को क्या कर सकें? जान सकें। एक बात समझ में आ गई, इसलिए भूगोल पढ़ें। दूसरी बात क्या है भूगोल के पढ़ने के संबंध में? कि भूगोल के माध्यम से भूतल पर पाए जाने वाले संसाधनों का ज्ञान होता है। देखो, भूगोल का जब आप ज्ञान करेंगे और मेरे द्वारा जब आप कंप्लीट भूगोल पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पृथ्वी के किस स्थान पर कौन सा संसाधन पाया जाता है, किस स्थान पर किस संसाधन का निक्षेप पाया जाता है। याद रखना, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ के संसाधनों की होती है। अगर किसी देश में संसाधन नहीं है, और अगर हैं भी और उसकी जानकारी नहीं है, तो भी गड़बड़ है। अफ्रीका जैसे एक ऐसा महाद्वीप है जो संसाधनों से एकदम भरा पड़ा है, लेकिन अफ्रीका के लोगों को एजुकेशन की थोड़ा सा कमी है, इसलिए उन्होंने भूगोल के विषय में अच्छा नॉलेज नहीं लिया। और आज सिचुएशन ये है कि इतने संसाधन होने के बावजूद भी वो एक गरीब महाद्वीप के तौर पे जाना जाता है। रीज़न? जानकारी नहीं है। जब जानकारी आपको हो जाती है तब आप उसका दोहन करते हो, अर्थात उन संसाधनों को निकालते हो, और जब उन संसाधनों को निकालोगे तभी आप उसका सदुपयोग कर पाओगे, और जब उनका उपयोग कर पाओगे तभी तो आपका डेवलपमेंट होगा। अर्थात भूगोल ही हमें यह बताता है कि कहाँ पर कैसे संसाधन पाए जाएंगे, फिर हम उनके उत्खनन की व्यवस्था करते हैं और अपने देश का विकास करते हैं। अर्थात किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए भूगोल बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी भूगोल को हमें क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। चलो, ये बात भी समझ में आ गई। इसके बाद अगली बात है कि भूगोल क्षेत्रीय विकास में सहायक होता है। ये शब्द क्या है कि भूगोल क्षेत्रीय विकास में सहायक होता है? सिंपल सी बात है, जिस क्षेत्र में संसाधनों की अधिकता होगी वहाँ विकास अधिक होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। क्षेत्रीय विकास वहीं पर होगा जहाँ पर संसाधन होंगे, जहाँ पर उसकी व्यवस्था होगी। तो भूगोल एक तरीके से क्षेत्रीय विकास में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, इसलिए भी भूगोल को पढ़ना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है भूगोल को पढ़ने का कारण? कि भूगोल के माध्यम से पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण का ज्ञान होता है कि पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण कैसा है, ठीक है ना। और जब प्राकृतिक वातावरण का ज्ञान हो जाएगा, और प्राकृतिक वातावरण ही मानव जीवन हेतु क्या होता है? सबसे जरूरी होता है। आज हम क्लाइमेट की बात करते हैं, ये किस विषय के अंतर्गत आएगा? फाइनली भूगोल के अंतर्गत ही आएगा, ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आएगा। आज हम पर्यावरण की बात करते हैं, ये किसका पार्ट है? भूगोल का ही पार्ट है। तो आज हम इन सब चीज़ों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इस विषय में पढ़ना शुरू किया है, उसकी अच्छाई और बुराई को देखा है, तभी तो आज हम इन सब चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भूगोल के माध्यम से पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण का ज्ञान होता है, जो मानव जीवन के लिए क्या है? बहुत जरूरी है। तो इसलिए भी भूगोल को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा और कौन सी बात है जो भूगोल को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है? जैसे भूगोल से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का ज्ञान होता है। कहाँ पर घाटी है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर मैदान है, और मैदान है तो क्यों है, पर्वत है तो क्यों है, पठार कहाँ है, और अगर है वहाँ तो उसका कारण क्या है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? इस सब चीज़ की जानकारी भी हमको भूगोल पढ़ने से ही मिलेगी। तो बच्चा, भूगोल बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ये सारे कारण हैं उसके लिए। इसलिए हर व्यक्ति को भूगोल क्या करना चाहिए? कम से कम पढ़ना चाहिए। चाहे वह आपका एग्जाम की तैयारी करता हो या नहीं भी करता है, तब भी उसे भूगोल जैसे विषय का नॉलेज लेना क्या होता है? अति आवश्यक होता है। इसके अलावा और एक कौन सा फैक्टर है जो भूगोल पढ़ने के लिए प्रेरित करता है? जैसे भूगोल के माध्यम से हमें विभिन्न संस्कृतियों के बीच संबंधों का ज्ञान होता है। देखो, भूगोल पढ़ करके ही हम ये पता कर पाते हैं कि उत्तर भारत का आदमी क्या खाएगा और दक्षिण भारत का आदमी क्या खाएगा। कश्मीर में आदमी के रहने का व्यवस्था क्या होगी, और दक्षिण में केरल के जो आदमी हैं उनके रहने की व्यवस्था क्या होगी। ये कौन सिखाता है? ये भूगोल सिखाता है। पहाड़ पे बनाने वाले घर किस प्रकार से बनाए जाएंगे और मैदान पे बनाने वाले घर किस प्रकार से बनाए जाएंगे, ये सब जानकारी कौन देता है? ये भूगोल देता है। जब हमें जानकारी होगी भूगोल की, तभी तो हम इस तरीके से संस्कृति के अंतर्गत देखा क्या जाता है, वहाँ का रहन सहन, धर्म इत्यादि सारी, पहनावा, खान पीन, यही तो संस्कृति का पार्ट होता है। ये सब हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू भूगोल। और आप देखते होंगे कि दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग खान पीन, रहन सहन, पहनावा, ये हर जगह अलग अलग होता है। और ये अलग अलग होने का सबसे बड़ा कारण है वहाँ की ज्योग्राफी।
अर्थात वहाँ की ज्योग्राफी डिसाइड करती है कि आपका रंग कैसा होगा, वहाँ की ज्योग्राफी डिसाइड करती है कि आपका कद कैसा होगा, वहाँ की ही ज्योग्राफी आपको डिसाइड करेगी कि आप पहनेंगे क्या, खाएंगे क्या। ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? उस पर्टिकुलर क्षेत्र की ज्योग्राफी डिसाइड करती है। अर्थात भूगोल के माध्यम से हमें संस्कृतियों के बीच क्या पता चलता है? संबंध का ज्ञान होता है। तो ये इतने सारे कारण हैं भूगोल पढ़ने के, तो क्यों ना इस विषय को पढ़ा जाए। हम इस विषय को बहुत सारगर्भित तरीके से, बहुत डिटेल वे पे, जो आपके किसी भी एग्जाम में सहायक होगा उस लेवल का पढ़ा के जाएंगे। ये 0 टू हीरो करने वाला विषय है और हमारे द्वारा 0 टू हीरो स्टाइल में ही पढ़ाया जाएगा। और कौन कौन से? आपके अंदर कुछ क्यूरोसिटी होनी चाहिए, जैसे आपके अंदर कुछ ऐसे प्रश्नों को जन्म लेना चाहिए कि क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ? आपने कभी ऊपर करके मुंह देखा हो, ऊपर मुंह करके रात में देखा होगा, बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सब दिखाई दे रहे हैं, ये सब कैसे आए, कहाँ से आए? क्या कभी आपके अंदर ये प्रश्न नहीं जगा कि क्यों ऐसा हो रहा है? जगना चाहिए। अर्थात ब्रह्मांड क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इस बात पर आप सोचिएगा। और क्या सोचिएगा? पृथ्वी कैसे बनी है, आज जिस ग्रह में आप रह रहे हो ये पृथ्वी बनी कैसे है, इस बात की भी आपको क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना? चट्टान, ये मोटी मोटी चट्टानें, कठोर कठोर चट्टानें, कुछ देखते होगे भाई साहब बहुत कठोर चट्टानें होती हैं, कुछ चट्टानें काफ़ी मुलायम होती हैं। आपने कभी सोचा है कि लैंडस्लाइड हिमालय में ही क्यों होती है? लैंडस्लाइड कभी सह्याद्री में क्यों नहीं होती? लैंडस्लाइड कभी विंध्य पर्वत में क्यों नहीं होती? सतपुड़ा में क्यों नहीं होती? अरावली में क्यों नहीं होती? हिमालय में ही क्यों होती है? इसका कारण कौन बताएगा? भूगोल बताएगा। ये सब चट्टानों का स्ट्रक्चर है। अगर कमजोर चट्टान होगी वहीं तो लैंडस्लाइड पॉसिबल है। और भूकंप तो लगभग हर जगह ही आते रहते हैं, थोड़ा सा हिमालय वाले क्षेत्र में भूकंप ज़्यादा आते हैं। अब भूकंप का आना भी भूगोल ही कारण है। तो भूगोल बहुत जरूरी है। पर्वत व पठार का निर्माण कैसे हुआ? आपने देखा होगा अचानक समतल जमीन है और फिर अचानक एक ऊंचा सा पहाड़ खड़ा हो गया, कैसे, हाउ? तो इसको भी समझना हमारे लिए भूगोल विषय को पढ़ने के लिए जरूरी है। जब तक हम भूगोल को नहीं पढ़ेंगे तब तक इन प्रश्नों का उत्तर आप कभी खोज नहीं पाओगे। अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर खोजना है तो भूगोल पढ़ना पड़ेगा। मौसम क्यों बदलते हैं, कभी आपने सोचा? अचानक देखो कल ठंडी आ गई, इससे पहले नॉर्मल मौसम था, फिर देखोगे फिर 4 महीने बाद गर्मी आ जाएगी, फिर बारिश होने लगेगी। ये सब क्यों हो रहा है? इन सब चीज का कारण कौन है? भूगोल है। इसके अलावा बाढ़, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी आपदाएं निरंतर आती रहती हैं। क्यों आती रहती हैं? इसका कारण भी कौन है? भूगोल है। अगर इन सभी कारणों को आपको जानना है तो आपको भूगोल जैसे विषय को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्वरूप व संस्कृति की मानव प्रजातियां पाई जाती हैं। कांगो जैसे क्षेत्र में चले जाओ, बटके बटके पाए जाते हैं, छोटे छोटे, ठीक है ना। और आपका साउथ अमेरिका में चले जाओ, आपका उत्तर अमेरिका में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, बिल्कुल गोरे गोरे मिलेंगे। रसिया में चले जाओ तो बिल्कुल गोरे गोरे मिलेंगे। चीन साइड चले जाओ तो भौहें नहीं मिलेंगी लोगों की, ठीक है ना, बिल्कुल सपाट चेहरा मिलेगा। भारत में आ जाओ तो एकदम बिल्कुल अलग टाइप के लोग मिलेंगे। ये पूरी दुनिया में अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग टाइप का पहनावा। इसका सबसे बड़ा कारण कौन है? वहाँ की ज्योग्राफी। कौन है? वहाँ की ज्योग्राफी। तो इतने सारे कारण ज्योग्राफी पढ़ने के हैं, और अगर इतने सारे कारण हैं ज्योग्राफी पढ़ने के तो निश्चित तौर पे हमें ज्योग्राफी को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। अभी तक मैंने आपको बताया है ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए। अब मैं ज्योग्राफी को पढ़ाने जा रहा हूं। अब ज्योग्राफी आपको पढ़नी है तो ज्योग्राफी को थोड़ा सा सिलेबस देखना पड़ेगा आपको कि आखिरकार भूगोल का विषय वस्तु क्या है, उसका सिलेबस क्या है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे उसका सिलेबस। तो हम चलते हैं भूगोल के सिलेबस की तरफ। थोड़ा सा हम सिलेबस डिस्क्राइब करेंगे कि आखिरकार भूगोल का सिलेबस क्या है, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये संपूर्ण विषय और जितने भी प्रश्न मैंने अभी जनरेट किए उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का क्या करूंगा? प्रयास करूंगा। और उम्मीद रखूंगा कि आप सभी को ये चीज़ समझ आ रही है, और नहीं भी आ रही है तो मेरी तरफ से पूरा वादा रहेगा समझाने का, नीचे से बिल्कुल 0 से लेकर के हीरो तक पहुंचाने का। तो चलो देखते हैं आगे चल के। ये देखो भाई साहब, भूगोल का पाठ्यक्रम मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। देखो, जब भी हम भूगोल विषय को पढ़ते हैं, जब भी हम भूगोल विषय को पढ़ते हैं तो इसे 2 खंडों में पढ़ते हैं। जो भूगोल विषय है हमारा, भूगोल जो विषय है हमारा, इसको मुख्य रूप से 2 खंडों में पढ़ना होता है। एक विश्व का भूगोल, एक विश्व का भूगोल,
और दूसरा खंड इसका देखना होता है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, और दूसरा खंड हमें देखना होता है भारत का भूगोल। अब विश्व भूगोल के अंतर्गत बेसिकली हमको पढ़ना क्या होगा, या मैंने आपको इस कंप्लीट ज्योग्राफी को दो खंडों में अपने हिसाब से डिवाइड किया है। एक को मैंने विश्व भूगोल बोल दिया है और दूसरे को मैंने भारत का भूगोल बोल दिया है। विश्व भूगोल के जब अंदर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, ब्रह्मांड को देखेंगे। ब्रह्मांड को देखेंगे कि आखिरकार ये ब्रह्मांड बना कैसे। उसके बाद हमारे पढ़ने का जो टॉपिक होगा वो सौर मंडल होगा। ब्रह्मांड से ही सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है, तो ब्रह्मांड को पढ़ना पहले पड़ेगा, बाद में सौर मंडल आएगा, तो सौर मंडल को अगला टॉपिक पढ़ लेंगे। अब बताओ, सौर मंडल बन गया, सौर मंडल मतलब सूरज का परिवार, ठीक है ना। अब जब सूरज का परिवार बन गया तो परिवार के सदस्यों को पढ़ना पड़ेगा। अब परिवार के सदस्यों में आती है पृथ्वी, और भी कई सारे ग्रह आते हैं, आपके 8 लगभग ग्रह हैं ऑफिशियल जो माने जाते हैं। तो उसके परिवार में हम पृथ्वी को मेनली पढ़ेंगे और बाकी लोगों को ब्रीफली उनका अध्ययन करेंगे। अब पृथ्वी को जब पढ़ेंगे तो पृथ्वी स्थल मंडल का पार्ट है, स्थल मंडल को पढ़ना पड़ेगा। स्थल मंडल में फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, महाद्वीप हो गया, महासागर उसके डिवाइड हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम वायुमंडल को भी पढ़ेंगे। जब पृथ्वी के पास आएंगे तो पहले कौन मिलेगा, वायुमंडल मिलेगा, वायुमंडल के बाद पृथ्वी में टप से गिरेंगे। तो स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे जलवायु। यहाँ से चालू होती है रियल ज्योग्राफी। ये तो सब ऊपर का खेल है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये तो सब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इनमें तो मज़ा आएगा, इनको तो देख के ही चीज़ें याद हो जाएंगी। असली जो भूगोल पढ़ा जाता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जलवायु से। क्योंकि भूगोल जो आप समझते हो, जो 90% लोग भूगोल के बारे में जानते हैं कि अरे चलो भूगोल विषय बड़ा आसान है, याद रखना सच में भूगोल विषय आसान है। अगर आपको जलवायु समझ में आ जाए भूगोल की तो समझ लेना भूगोल आसान है, और अगर जलवायु समझ में ना आवे भूगोल की तो समझ लेना भूगोल कठिन विषय है। और भूगोल का सबसे बेहतरीन और टफेस्ट पार्ट इसकी जलवायु ही मानी जाती है, क्योंकि जलवायु को जब हम पढ़ते हैं उससे पहले हमको कंप्लीट मैकेनिज्म पढ़ना होता है ज्योग्राफी का। जब तक हम भूगोल की कंप्लीट मैकेनिज्म का अध्ययन नहीं कर लेते तब तक हम जलवायु को डिसाइड ही नहीं कर सकते, और जलवायु ही सब कुछ डिसाइड करती है। जलवायु आपने कहीं की समझ ली तो ये समझ लो कि आपने वहाँ का सब कुछ समझ लिया। अगर किसी भी प्रदेश की हम जलवायु का अध्ययन कर लें, जलवायु के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो हम ये बता सकते हैं कि वहाँ वर्षा कितनी होगी। अगर किसी क्षेत्र की जलवायु का ज्ञान हो जाए तो हम ये बता सकते हैं कि वहाँ वर्षा कितनी होगी। अगर हमें वर्षा का पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि वहाँ मिट्टी कौन सी होगी, काली होगी, एलुवियल होगी, या अदर कोई होगी, लैटराइट होगी या अदर कोई होगी। ये सब वर्षा का पता करने से पता चल जाता है। अगर हमने वर्षा का पता कर लिया, आपका जलवायु का पता कर लिया, तो हम वहाँ की मृदा का पता कर लेंगे आराम से। मृदा का पता कर लिया तो भैया हर मृदा में अलग अलग पेड़ उगते हैं, याद रखना, हर मृदा में अलग अलग पेड़ उगते हैं। अब तुम सोचो कि लाल मिट्टी में गेहूं पैदा करें तो थोड़ा कम पॉसिबल है। गेहूं पैदा करने के लिए एलुवियल सॉइल अर्थात जलोढ़ मृदा ही सबसे अच्छी मानी जाती है। पैदा होने को हर जगह चीज़ें पैदा हो जाएंगी, लेकिन आपने देखा होगा कि जो लाल मृदा होती है उसमें मसाले वगैरह कुछ ज़्यादा ही पैदा होते हैं, जबकि गेहूं, चावल इत्यादि सारी चीज़ें आपने देखा होगा कम पैदा किए जाते हैं। काली मृदा कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है बाकी सभी चीज़ों की तुलना में। तो मृदा के अकॉर्डिंग ही वहाँ की क्या हो रही है, वनस्पति डिसाइड हो रही है। अर्थात अगर हमने मृदा का अध्ययन कर लिया तो हमें वहाँ की वनस्पति का बड़े आराम से अध्ययन हो जाएगा। कहाँ पर कौन सा वृक्ष उगेगा ये डिसाइड करती है वहाँ की मृदा और वहाँ की जलवायु, वहाँ का वर्षा का स्ट्रक्चर। तो कुल मिलाकर के जलवायु के बाद हमारा मृदा टॉपिक होगा, मृदा के बाद वनस्पति टॉपिक होगा, और वनस्पति के बाद देखो ये सारी चीज़ों का जब हम अध्ययन कर लेते हैं तभी डिसाइड कर पाते हैं कि वहाँ कौन से संसाधन होंगे। देखो हर जगह हर संसाधन की उपलब्धता नहीं होती। आप देखेंगे तो हर जगह संसाधन नहीं आपको मिल जाएंगे कि हर चीज़ हर जगह मिल जाए। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के संसाधनों का निक्षेप पाया जाता है, और ये आप तभी पता कर पाएंगे जब ऊपर की बाकी सारी चीज़ें आपने क्या कर ली हों, पढ़ ली हों। तो कुल मिला के संसाधन, और संसाधन के बाद फिर हम क्या पढ़ लेंगे, जनजातियों को पढ़ लेंगे, अर्थात मानव प्रजातियों को पढ़ लेंगे। विश्व के भूगोल के अंदर आपको बस इतनी चीज़ें पढ़नी हैं। अभी ये संक्षिप्त रूप में लिखी हैं, जब इनको डिस्क्राइब करेंगे तो ये सिलेबस काफ़ी ब्रॉड हो जाता है।
अभी ये जो चीज़ें लिखी हैं, जैसे ब्रह्मांड मैंने लिख दिया, तो ब्रह्मांड में बिल्कुल एक लाइन लिख दी, ब्रह्मांड के अंदर बहुत कुछ है। ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड की उत्पत्ति को पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के अंदर ही हम गैलेक्सी को पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के अंदर ही हम ब्लैक होल को पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के अंदर ही हम सुपरनोवा को पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के अंदर ही हम डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ये सारी चीज़ें आपको ब्रह्मांड के अंदर ही पढ़ने को मिलेंगी। तो ये अभी संक्षिप्त सिलेबस है, ये समझ में आ गया। याद रखना, सिलेबस अगर समझ में आ गया किसी भी विषय का, तो विषय तो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। 90% लोगों को विषय इसलिए कठिन लगता है क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कौन सा टॉपिक पहले आएगा, उसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा। याद रखना, ये सीरियल भी महत्व रखता है। नहीं तो आप जब बुकलेट खोलते हो तो ऐसा नहीं कि पहला टॉपिक आपका ब्रह्मांड है और फिर लास्ट टॉपिक संसाधन, ऐसा कभी नहीं किताबों में लिखा होता। किताबों में जब टॉपिक्स डिसाइड किए जाते हैं तो इस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं कि जो अगला टॉपिक होगा उसका पिछले टॉपिक से कोई संबंध है या नहीं। वही संबंध मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, उसी हिसाब से हम चीज़ों को आगे पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के विश्व भूगोल के अंतर्गत हमको ज्योग्राफी का मैकेनिज्म पढ़ना होता है, उसकी एक्टिविटी पढ़नी होती है कि ज्योग्राफी सच में इसके क्या मैकेनिज्म है, इसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, ये पढ़ना पड़ता है। एक तरीके से हमें विश्व भूगोल के अंतर्गत हर चीज़ के सिद्धांतों का अध्ययन करना होता है कि वो काम कैसे करते हैं। पर्वत बने हैं तो उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, उसके लिए हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, सिद्धांत को पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ब्रह्मांड बना है तो कैसे बना है, उसके पीछे प्रक्रिया क्या है, उसको समझना है तो हमें बिग बैंग थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। उसके बाद हमें भारत के भूगोल के अंतर्गत कुछ विषय मैंने यहाँ पर कोड कर रखे हैं, उन विषयों को आपको देखना है। भारत के अंदर हम क्या देखेंगे? पहली बात तो जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम भारत का परिचय क्यों देखेंगे कि भारत का परिचय क्या है, आखिरकार भारत हमारा है कैसा, उसको देखेंगे। परिचय के अंतर्गत हमको यही देखना होता है कि उसकी सीमाएं किससे लगती हैं, उसका क्षेत्रफल क्या है और उसकी कुछ महत्वपूर्ण छोटी मोटी बातें। तो हम भारत का परिचय देख लेंगे सिंपल सा, छोटे अक्षरों में। उसके बाद फिर हम भारत की भूगर्भिक संरचना को देखेंगे। भूगर्भिक संरचना का मतलब ये हुआ कि भारत का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर जो है माउंटेन है, कहाँ पर मैदान है। इन सारी चीज़ों को हम बेसिकली भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत देखने वाले हैं। उसके बाद भारत के प्रमुख पर्वत, पठार, दर्रे, नदियाँ, झीलें, इन सब चीज़ों को देखेंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे भारत के मैदान क्षेत्र को, मैदानी भाग को देखेंगे, उसके मैकेनिज्म को देखेंगे, उससे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा महत्वपूर्ण आइलैंड, भारत के जो कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं। आपने देखा होगा भारत टेरिटरी के अंदर में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ये सारे द्वीप समूह जो हैं भारत के अंतर्गत आते हैं, इनमें भारत का अधिकार है। तो इन द्वीपों को पढ़ेंगे। फिर भारत की हम जलवायु को देखेंगे। इसके पश्चात हम भारत की मृदा को देखेंगे, वनस्पति को देखेंगे, वन्य जीव को देखेंगे, संसाधन, जनजाति, परिवहन तथा महत्वपूर्ण अन्य बिंदु जो संबंधित होंगे भारत के भूगोल से संबंधित। इन सभी बिंदुओं की चर्चा बेसिकली हम भारत के भूगोल के अंतर्गत करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आपका ज्योग्राफी का सिलेबस। इस तरीके से हमको चीज़ों को आगे पढ़ना है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया? आज के वीडियो में मैंने आपको ज्योग्राफी क्या है ये बताया। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया फादर ऑफ ज्योग्राफी इराटोस्थेनीज के बारे में बताया, उनसे संबंधित सारे पॉइंट बताए। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी को पढ़ना क्यों है, उसके पीछे के कारण क्या हैं, और आज ही के वीडियो में मैंने आपको भूगोल का सिलेबस डिस्क्राइब कर दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नए तरीके से सिलेबस के अंदर घुसेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।